जब डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड पे सोल्व करवाएंगे ना पेपर भी। इफ वी हैव द एडवांटेज, चलिए क्या क्या आंसर है इसका? जी क्या आंसर है इसका? जी क्या आंसर है इसका? सी। फर्स्ट का क्या आंसर होगा? डाउट इस सवाल में किसी को? कोई डाउट नहीं इसमें? आई थिंक इजी सा सवाल था। 15 अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी द एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। ठीक है, निम्नतर स्तर के न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा। सेक्शन 15 Section 15 lays down the rules of procedure, jurisdiction, evidence, all of the above. The rule of jurisdiction क्या होना चाहिए आंसर? जी थर्ड का क्या क्या आंसर होना चाहिए? कि जुरिडिक्शन का रूल होता है क्या? रूल तो प्रोसीजर का होता है। रूल किस चीज का होता है? क्या दिया हुआ है उसके अंदर? इट्स अ रूल ऑफ प्रोसीजर, इट इज नॉट ए रूल ऑफ जुरिडिक्शन। कोई अधिकारिता का नियम होता है क्या? रूल ऑफ प्रोसीजर है। या तो रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ होता है, रूल ऑफ एविडेंस होता है, रूल ऑफ प्रोसीजर है। क्या दिया हुआ है 15 में? प्रोसीजर का लॉ दिया हुआ है कि कहां फाइल करोगे वहां फाइल करोगे। या जुरिडिक्शन बताया हुआ है क्या इसके अंदर? या पिक्यूनरी टेरिटोरियल किसी ने बोल रहा है क्या? मतलब लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड में फाइल करो। समझ में आई बात? तो चलो चॉकलेट बच गई मेरी, मतलब सबका ही गलत है तो। सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू, किस प्रोसीडिंग्स में अप्लाई नहीं होता सेक्शन 20 सीपीसी? फोर्थ का क्या आंसर होगा? ए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, मध्यस्थम कार्रवाई में ये अप्लाई नहीं होता है। पांचवा, ए कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी इज डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट, कहां पे माना जाएगा? पांचवे का क्या आंसर होगा? इज डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट, कहां माना जाएगा? डायरेक्ट में देखना, इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। डायरेक्ट देखिए, निकालिए 20, एक बार 20 निकालिए प्लीज जल्दी से। पांचवें में आप सबसे पहले लाइन यही पढ़ेंगे। चलो तुम लोग मेरे पैसे बचा लेते हो चॉकलेट के। अदरवाइज में लाया भी था। डायरेक्ट निकालिए। जिस दिन 2-3 दिन 4 दिन का गैप होता है और फिर क्लासेस होती है ना, तो इतना मजा आता है पढ़ाने में। देखिए आप पढ़िए एक बार, सेक्शन कौन सा है ये? 20 का एक्सप्लेनेशन देखिए। ए कॉर्पोरेशन शेल बी डीम्ड टू कैरी आउट बिजनेस इट्स सोल ऑफिस और कहां लिखा हुआ है? सोल ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस। क्या माना जाएगा? सोल ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस। एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बताता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे कि कोज, अरे भैया सबऑर्डिनेट ऑफिस तो तब आएगा जब कोज ऑफ एक्शन सबऑर्डिनेट ऑफिस पे अराइज होगा। बात समझ में आई? सबऑर्डिनेट ऑफिस का जिक्र सिर्फ एक केस में होगा, जब वहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज होगा। अगर वहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ तो सबऑर्डिनेट ऑफिस का कोई रोल नहीं है। समझाया था उस दिन और ये 3 पॉइंट्स बताए थे अलग अलग, अगर आप नोट्स पढ़ के आए होंगे, रिवाइज किया होगा अच्छे से तो। अरे ब्रांच ऑफिस, जैसे कोई भी ट्रेवल्स है उसका हेड ऑफिस जयपुर में हो सकता है, लेकिन ब्रांच ऑफिस कोटा, जोधपुर, अजमेर सब जगह हो सकते हैं ना, तो सबऑर्डिनेट ऑफिस वो होते हैं। ट्रेवलिंग कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे? जयपुर में। ये क्लास ली है आपने अभी तक? एक बार क्लास लेना, ठीक है ना? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा, लेकिन वहां पे जब आप उस क्लास को लेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि किसके बारे में हमने बात की और यहाँ पे आंसर ये क्यों हुआ है। मैडम पढ़िए, यहाँ मत आइए क्लास में। नहीं क्या मतलब है अपने? चलिए
ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ ए सिविल नेचर? कौन सा राइट ऑफ सिविल नेचर नहीं है? ब्रिज जजमान राइट। ब्रिज जजमान राइट मतलब होता है कि जैसे इसे समझ लीजिए, ये ब्रिज जजमान राइट वो होता है कि किसी को आप आदर पूर्वक बुलाते हो, कोई भी चीज, उस चीज को ही राइट कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? राइट टू सर्विसेज विच आर हॉनरेरी एंड ग्रेटिट्यूअस, विच इज नॉट ए राइट ऑफ सिविल नेचर। क्या आंसर होगा इसका? देखिए देखिए, ये जो जहां से सवाल उठाया है मैंने, वहां पे भी मिस्टेक थी सवाल में, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ। ये जो सवाल होगा ना, इसमें ऑप्शन होगा ए एंड, समझ में आया क्यों? क्योंकि ये प्योरली कास्ट है और ये प्योरली रिलीजन है। जहां पे भी कास्ट और रिलीजन की बात होती है तो वो कभी भी क्या नहीं होता, वो कभी भी सिविल राइट नहीं होता है, ठीक है, जो प्योरली प्योरली कास्ट और रिलीजन की बात करता है। अब आपको ये भी बताया था मैंने, राइट टू सर्विस विच आर ऑनरेरी और ग्रेटिट्यूअस, चाहे उसके साथ एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़िए, सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़िए और 2 पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है कि चाहे आपकी जो सर्विसेज है वो ऑनरेरी हो या ग्रेटिट्यूअस हो, उसके साथ फीस अटैच हो या नहीं हो। सेक्शन 9 निकालिए। जिस बुक से मैं पढ़ रहा था कल रात को, तो उसमें मिस्टेक थी फंडामेंटल, लेकिन मैंने इसको ऐसे का वैसे एज इट इज डाल दिया ताकि मैं डिस्कस कर सकूं ये तीनों पॉइंट आपके साथ। देखिए उसमें लिखा हुआ है ना, एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, स्पष्टीकरण नंबर 2, इस धारा के प्रयोजनों के लिए ये बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो राइट टू सर्विसेज। ऑनरेरी पोस्ट क्या होता है? किसी के सम्मान में कोई चीज कोई कर रहा है। जैसे मान लीजिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, आज अपनी कोचिंग है, लॉ अकेडमी है, अब मैं किसी की रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को बोलता हूँ कि सर आप आइए और प्लीज अपने गाइडेंस दीजिए, हम आपको कोई सैलरी नहीं दे पाएंगे बिकॉज वी आर इन इनिशियल फेज, लेकिन आपकी जो गाइडेंस है वो हमें बहुत हेल्प करेगी, और आप रिटायर्ड तो हो ही सर, दिन भर आपका टाइम पास हो जाएगा और बच्चे आपसे 4 प्रभावित होकर आएंगे भी सही, और इसमें हम सबका फायदा है। बात समझ में आई आपको? और मैंने कहा कि सर शुरुआती 6 महीने आप ऑनरेरी और ग्रेटिट्यूस पॉइंट पे पोस्ट पे काम करेंगे, देन वी विल क्रिएट सम पोस्ट फॉर यू, उसके साथ हम कुछ सैलरी अटैच कर देंगे। हमने क्या एक बात करी उनसे कि इनिशियल जो 6 महीने होंगे, ये इनिशियल 6 मंथ्स आपको फ्री में काम करना है, ऑनरेरी काम करना है, बिकॉज वी आर ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर 6 मंथ्स वी विल गिव यू सम ऑफिस, ठीक है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर दे दिया उनको, या फिर हमने बोल दिया कि हमारे एडवाइजर हो गया इंस्टीट्यूट के, कोई भी एक पोस्ट दे दिया, उनको बोले सर महीने का 25-30 हजार रुपये आपको हम देंगे, आपको सिर्फ आना है, बैठना है और दिन भर अपना जो बच्चों से इंटरेक्शन करनी है उनको गाइडेंस दो सर। और वो भी खुश है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, घर में कौन पूछता है? रिटायरमेंट के बाद कौन नहीं पूछेगा, तो चलो ठीक है, अपना भी टाइम पास हो जाएगा, दिन भर विभिन्न विभिन्न तरह के बच्चों से मिलना होगा, वो भी खुश होकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मान लीजिए विद इन 6 मंथ्स कुछ डिस्प्यूट होता है, टचवुड ऐसे किसी का डिस्प्यूट ना हो, मान लीजिए 6 मंथ्स में किसी के साथ डिस्प्यूट होता है, हमारा और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि चाहे पोस्ट हॉनरेरी हो या नॉन या फिर ग्रेटिट्यूस। अभी यहाँ पे आंसर, अभी यहाँ पे जो आंसर है ये ऑनरेरी और ग्रेटिट्यूस की जो बात कर रहे हैं, ये वाली बात में है। डन? क्योंकि जो ऑनरेरी पोस्ट है उसको भी साथ में तुम्हारी कोई फीस सर्विस अटैच हो या ना हो, लेकिन वो एक राइट ऑफ सिविल नेचर ऑफ सूट बनता है। और यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, एंड लगा दिया है। अब ये सवाल बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। सिविल में क्या होता है, मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ, जब भी आप पेपर दें, जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन दें, एमसीक्यू वाला हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज कीजिए। क्या कीजिए? बेस्ट पॉसिबल आंसर। जो सवाल डिलीट होगा वो तो होगा ही। अब आपको लगता होगा ना कि आपको कभी फील हुआ है यार आरजेस इतना बड़ा एग्जाम है, आरजेस इतना बड़ा पेपर है, उसमें भी कोई मिस्टेक्स क्यों नहीं बताते लोग बाग? जब आपको फील हुआ है ये बात कि 15-15, 8-8, 10-10 सवाल गलत निकल जाते हैं, ये क्या चेक नहीं करते क्या दोबारा? हाँ नहीं करते। एक बार जो पेपर बन गया उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, पन्ने में डाला और सबमिट कर देते हैं सीधा, कोई फर्दर चेक नहीं करते हैं इसे। कॉन्फिडेंशियली खत्म होती है, तुम समझ रहे हो बात?
हमारे यहाँ तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने बनाया तो मैम ने चेक किया, या मैम ने बनाया तो मैंने चेक किया पेपर को, और हम जब उसको टाइप भी कर रहे हैं, टाइप भी करवा रहे हैं, तो उस टाइम दोबारा से इंश्योर करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। आपने इतने पेपर दिए होंगे हमारे यहाँ से, तो हार्डली 1-2 सवाल में ऊपर नीचे मिस्टेक हुई होगी, अदरवाइज सारे पेपर सही थे। हार्डली 10 पेपर में से सिर्फ कुछ पेपर्स थे जिसमें 1-2 सवाल मिस्टेक में थे, और वो भी डिस्प्यूटेड थे। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि पेपर्स जो होते हैं उनमें बहुत अटमोस्ट गोपनीयता बरती जाती है, इसलिए उसमें मिस्टेक निकलती है। बात समझ में आई? छठा सवाल हो गया, आगे चलिए। एसीडी नहीं होगा, एसीडी नहीं होगा जनरली, विच इज नॉट ए राइट ऑफ सिविल नेचर। ये तो है ना सर, ये तो सिविल सूट है ना। ए और सी, अच्छा, विच इज नॉट ए राइट ऑफ सिविल नेचर, हाँ, तो फिर इसमें ये होगा, कौन सा नहीं है इसमें, बी आएगा, विच इज नॉट ए राइट ऑफ ए सिविल नेचर। तुम लोगों ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। विच इज नॉट ए राइट ऑफ सिविल नेचर, बताओ, ये पूछ रहा है कि भाई किसमें सिविल नेचर का सूट फाइल नहीं होगा। बी में तो हो गई, तो सही तो था, फिर क्या दिक्कत हो गई? अरे मुझे कंफ्यूज मत करो यार तुम। हाँ, सी कर देना, हाँ, इसमें केनोली क्या बात है, मेरे को हाँ, मिस प्रिंट नहीं हो, जान करके डाला है यार हेमांग, मिस प्रिंट नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड मिस प्रिंट। हाई कोर्ट भी क्या लगता है आपको, मिस प्रिंट करता है क्या? हाई कोर्ट भी जान करके थोड़ा डिले करता है, आरपीएससी भी ऐसे करता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि हिंदी का जो एक्सपर्ट पेपर सेट करता है, क्या वो इतना भी एक्सपर्ट नहीं होगा? क्या वो इतना भी एक्सपर्ट नहीं होगा कि उसको 15 क्वेश्चंस बनाने नहीं आते हों? ऐसे ऐसे मुहावरे लोगों के लेके आते हैं जो जिसका कोई जिक्र ही नहीं है किसी भी बुक में। तो राघव प्रकाश बच्चे चाट के जा रहे हैं, उसमें भी वो आया था ना इस बार, उसमें कहीं मिला ही नहीं है वो। बड़े बड़े हिंदी के विद्वान फेल किए, कहाँ से लेके आए? तो तुम्हें क्या लगता है? अरे एक दो क्वेश्चन जान करके गलत डाल जाते हैं। आरएस में क्यों होता है ऐसा गलत? क्योंकि देखिए, वैकेंसी अगर टाइम पे खत्म हो जाएगी, कोई भी वैकेंसी जो होती है वो 9 महीने में कंक्लूड हो जाती है, 9 से 10 महीने में, नोटिफिकेशन के साथ 9 से 10 महीने में कंक्लूड हो जाती है। अभी आरएस है, 2021 में आरएस आई मान लीजिए, उसका एग्जाम अभी तक पेंडिंग चल रहा है, अभी उसका लास्ट ईयर उसका उन्होंने वो किया है। हाँ, अभी सवाल ये है कि जितनी भी वैकेंसीज आप देखेंगे, जितनी भी वैकेंसीज मार्केट में है, वो सारी वैकेंसीज, कुछ वैकेंसीज इसलिए डिले की जाती है, जान करके सवाल गलत डाले जाते हैं ताकि डिले हो जाए। अभी सोचो आरएस को टाइम पे कंप्लीट करा दिया, 9 महीने के अंदर भर्ती दे दी, तो बच्चे नहीं बच्चे ऐसे नहीं होंगे कि सर और एग्जाम करवाई जाए, और एग्जाम करवाई जाए। भाई पोस्ट तो उतनी है ना, कहाँ से तुम्हारे नई पोस्ट लेके आए? कहाँ से नई पोस्ट लेके आए? थोड़ी ना कि आप हर साल 1000 बच्चे भर रहे हो, कहाँ से भरेंगे नए पोस्ट? प्रशासनिक पद भी तो उतनी चाहिए होंगे। तो ये ट्रिक्स होती है गवर्नमेंट की। इसमें क्या आंसर है? 7वें में कौन सा? डी। ए कौन बोला? मैंने ऐसे किससे सुना, ये बताइए। 8वां? ये तो आसान आसान ही पूछे हैं मैंने, इतने टफ टफ नहीं पूछे। कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज इज सबऑर्डिनेट टू डी, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दूल्हाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी से रिलेटेड टू किस चीज से? दूल्हाबाई, हाँ? अरे तुम लोग तो गड़बड़ मत करो, फर्स्ट अपील पढ़ा दे क्या? पता नहीं क्या पढ़े लिखे, या 2-5 दिन पूरी पढ़ाई को आग लगा दी गया ऐसे करके कि नहीं पढ़ने था। अभी दूल्हाबाई पे तो कितना डिस्कशन हुआ है, दूल्हाबाई पे तो लॉन्ग डिस्कशन हुआ है। वो 2 बच्चे बैठे थे, उनका भी नेट का एग्जाम है, वो दोनों आ नहीं रहे। वो दो बच्चे आते थे, तो बच्चे तो बोल रहे थे सर हम हरियाणा देख के आए, दूल्हाबाई पूछा वहां पे, पूरा प्री में पूरा दूल्हाबाई था। 2-3 सवाल सिर्फ दूल्हाबाई से पूछ लिया उन्होंने। सिविल कोर्ट के पास में बहुत जुरिस्डिक्शन होता है, इसमें तुमने 4-5 पॉइंट्स भी लिखवाए हैं आप लोगों को। 11वें बताइए, हु डज डिसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट? कौन डिसाइड करता है? 12 बताइए, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द 17। देखिए डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में तो सेक्शन 17 अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो 18 में
मूवेबल है 19 में, 20 में रेजिड्यूरी है, जो कहीं नहीं है वो 20 में है। 13 कहाँ पे, क्या है 13वें का? 13 का डी, 13 का क्या है सर? सेक्शन 17 14 इसका क्या होगा? पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल, क्योंकि 21 का जो क्लोज ए है, क्लोज ए बोलो या बी बोलो, उसको वो बात करता है किसकी? टेरिटोरियल की। 21 का जो बी है वो बात करता है पिक्यूनरी की, धन संबंधी अधिकारिता की। 21 का जो 3 है वो बात करता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की। याद रह जाएगा, गोज सवाल भी आएंगे तो भी हम कर सकते हैं ना। पेपर तुम कितना टफ बना लो, हम लोग तैयार हैं हर चीज के लिए, ठीक है। लास्ट 15 इन एवरी प्लेंट सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट। हम लोगों का क्या क्या हो गया अभी तक, आप मुझे बताइए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, बताइए मुझे। हम लोगों ने अब तक, हम लोगों ने ऑर्डर 4 हो गया है हमारा, सेक्शन 26 हो गया है हमारा, हाँ। और क्या क्या हुआ है शुरुआत से? सेक्शन 3 हो गया है, 6 15 16 से लेकर 25 तक आज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ है? 18 हुआ है हमारा, एफिडेविट हो गया। 18 हो गया। 26 के अंदर कमीशन है, हाँ हाँ दोनों साथ ही पढ़ाए थे मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा तेज हो जाएंगे अपनी स्पीड में ना, थोड़ा सा तेज तब तक नहीं हो सकता जब तक रेशियो डिकेटा नहीं हो जाता। चलिए, कितने सही हुए आप लोगों की ईमानदारी से बता दीजिए मुझे एक बार। हाँ जी, कितने सही हुए ईमानदारी से बता दीजिए। कितने सही हुए? हाँ, उसको नहीं काउंट करना, 14 में से बताइए। उनका पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी उन्होंने किया है, तुम लोग तो रोज क्लास ले रहे हो, तुम्हारे 15 क्यों नहीं आए? क्या 3 कैसे गलत हो गए भाई सब? बाकी बच्चों की क्या हुआ? 13 ओनली 10, मीनू 10 कैसे सही हुए? ज्यादा सही होने चाहिए थे। देखिए आप लोग थोड़ा सा वो फोकस करके पेपर दीजिए, एक दो सवाल आप अपने कंसंट्रेशन से गलत करते हैं, बात समझ में आ रही है? जैसे रूल ऑफ प्रोसीजर गलत हुआ होगा तुम्हारा, है ना। फिर चला कौन सा था? वो प्रिंसिपल ऑफिसर बैरेक में लिखा हुआ है तो फिर उसमें मिस्टेक क्यों करी है? कौन सा गलत हुआ आपका स्वाति? चलिए अब हम पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है ना। लास्ट लास्ट क्लास में क्या कहाँ थे हम लोग, हल्का से एक जस्ट बताइए मुझे। सेक्शन 24 हो गया था क्या विड्रॉल? सेक्शन 24 स्टार्ट करना था, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू प्लेस, लाइक अभी ऐसा नहीं होगा, लाइक जैसे अक्टूबर नवंबर तक वी आर सर्चिंग फॉर ए न्यू प्लेस एंड वी विल शिफ्ट ओवर देयर इन जस्ट ए फ्यू टाइम, ठीक है। 2 महीने 3 महीने में हम लोग नई जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जगह अच्छी है, नो डाउट, बहुत पीसफुल है, अच्छी जगह है, आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा है। बट द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग हियर दैट स्टूडेंट कैन नॉट अकोमोडेट वेरी वेल हियर। इनके रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, जिससे उनके अंदर क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी दूर रहते हैं ना तो आने में रोज उनको दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, फिर वो सोचते हैं कि साला छोड़ो यार ऑनलाइन ले लेंगे, कौन जाए इतनी दूर। बच्चे भी थोड़े से वो है हमारे, तो फिर मैं नहीं चाहता जी। देखिए हम लोग रेस डेटा में एंटर करेंगे, सिर्फ आज की क्लास में हम लोग कहाँ एंटर कर देंगे,
लेकिन उसके पहले मेरे को आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। सेक्शन 23 तक हो गया था, दुर्गेश शर्मा जयश्री मैंने लिखवा दिया था। ये क्लासेस ली हुई है और पुरानी वाली क्लास छूट गई है। ओके ठीक है। सेक्शन 24 क्या बात करता है? सेक्शन 24 बात करता है विड्रॉल की, विड्रॉल की बात करता है और ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात करता है। इसको थोड़ा समझते हैं कि ये बात क्या कर रहा है और ये किस रिगार्डिंग बात कर रहा है। सेक्शन 24 निकालिए एक बार जल्दी से, मैं आपको तो इसकी सेक्शन 24 में समझने लायक कुछ नहीं है सब खास, जो समझने लायक है वो है 25 में। 24 में आइए, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, अंतरण अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। क्या बोलता है सेक्शन 24? सुनिए। ऑन द एप्लीकेशन of any of the parties and after notice of the parties after such hearing such of them as desire to be heard or its own motion without such notice the high court or district court may at any stage, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकार को सूचना देने के पश्चात उनमें जो सुनवाई के इच्छुक हो उनमें सुनने के पश्चात यदि सूचना के दिए बिना स्व प्रेरणा से उच्च न्यायालय जिन्हें न्यायालय किसी प्रक्रम में, मतलब ये रिगार्डिंग बात करता है किसके लिए कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दो चीजें कर सकती है, आइदर सुओ मोटो और एप्लीकेशन। मतलब अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद चाहे तो खुद से भी केस को ट्रांसफर कर सकती है। क्या क्या काम कर सकती है सर? दो काम कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है और विड्रॉल कर सकती है, अंतरण कर सकती है और प्रत्याहरण कर सकती है। अब अंतरण और प्रत्याहरण, ट्रांसफर और विड्रॉल है क्या वो समझिए। मान लीजिए एक केस फाइल हो रखा है, जैसे तो जयपुर, ये पूरा क्या है सर? ये पूरा जयपुर है। एक केस फाइल है सर सांगनेर में और एक केस फाइल है चौमू में। ये आंख तो नहीं बन गई किसी की? तो सांगनेर में और चौमू में दो केस फाइल हो रखे हैं। जनरली क्या होता है ना सर, दो चीज की पावर होती है, या तो आप सुओ मोटो कर दो या फिर आप ऑन एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, आप एप्लीकेशन जब भी फाइल करोगे तो कोई भी पार्टी, कोई भी पक्षकार क्या करेगा सर? कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगाएगा, आवेदन करेगा जिस भी कोर्ट में सूट फाइल हो रखा है। जैसे एक सांगनेर में और चौमू में सूट फाइल है तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये बात समझ में आई? क्योंकि सर आप हायर कोर्ट में जाओगे हमेशा, जो जिसके वो कोर्ट अधीनस्थ है, सांगनेर और चौमू किसके अधीनस्थ है? जयपुर कोर्ट के। अगर ये भी दोनों कोर्ट से कोई फैसला आएगा तो अपील कहाँ जाएगी? जयपुर कोर्ट में। तो आप कहाँ लगाएंगे एप्लीकेशन? 24 के अंदर एप्लीकेशन लगाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। कल को मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसके अंदर जमीनी विवाद को लेकर 8-10 लोगों की मर्डर हो चुके हैं, 8-10 लोगों क्या हो गए हैं? हत्या हो गई। एक इधर मारते, एक इधर मारते, एक इधर को मारते, एक इस फैमिली को मारते, उस फैमिली को मारता है और बहुत माहौल खराब हो गया है। एसडीएम डीएम ने रिक्वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट जज को, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है पीडीजे साहब को, बोला कि सर ये जो केस है, स्कूल नहीं गए मोहित? स्कूल नहीं गए? छुट्टी क्यों करी? ले चाबी लेके जाओ ऊपर की। अभी मैं ही रहूंगा नेक्स्ट 10 to 15 डेज, ठीक है ना? 10-15 दिन मैं ही रहूंगा, मैं ही आऊंगा। ऊपर लॉक मिलेगा, चाबी लेके जाना और इस बकेट को भी एम्प्टी करना, खाली कर देना इसको एक बार। मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक बार गेट लगा देना मोहित, गेट लगा कर दो। हाँ, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में वो पावर है। मान लीजिए लगातार किसी फैमिली में लैंड डिस्प्यूट को लेकर मर्डर चल रहे हैं, एसडीएम और डीएम साहब बोल चुके हैं कि सर यहाँ पे ट्रायल मत करो, वरना जो विटनेसेस हैं उनको भी थ्रेट है, जितने भी विटनेसेस हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में, इनको भी थ्रेट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में एप्लीकेशन दिए, सबसे पहले डीएम एसडीएम ने रिक्वेस्ट की पीडीजे को, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को। पीडीजे साहब ने मना कर दिया कि हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। डीएम एसडीएम गए हाई कोर्ट और बोला कि केस को ट्रांसफर किया जाए, तो कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो भी कर सकता है। ठीक है, उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने सुओ मोटो उस केस को ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आई आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं?
तो दो तरीके होते हैं जहां पे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दो चीजें कर सकते हैं, या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और इसमें जब भी आप सुओ मोटो करते हैं, देखिए दो चीजें और समझिए। जब भी कोई पार्टी देती है तो सर उसको नोटिस सर्व करना पड़ता है दूसरी पार्टी को। जैसे मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन लगाई है जयपुर वाले कोर्ट में, मैं चाहता हूँ कि सांगनेर का कोर्ट जयपुर शिफ्ट हो जाए, चोमू का कोर्ट जयपुर शिफ्ट हो जाए। मैंने क्या किया सर, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन लगाने के पहले मैं दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व करूंगा, लेकिन जहां पे कोर्ट सुओ मोटो करेगी, नो नोटिस रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना देना रिक्वायर्ड नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे कोई नोटिस दिया जाए, कोई सूचना दी जाए। ये बात समझ में आई आपको? नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नोटिस होता क्या है ये सब सुनिए। केस का नाम लिखिए। बहुत सारी चीजें मेरे को बतानी इसके अंदर आप लोगों को। करते हैं, धीरे धीरे करेंगे और क्या। क्या चीज? नोटिस वाली बात? हाँ वो बोली हुई है, अलग से और बताइए, अलग से और बताइए, अलग से वापस से लिखा हुआ है। देखिए 23 में ट्रांसफर की पावर है, यहाँ पे विड्रॉल भी हो सकता है। 23 में क्या होता है? ट्रांसफर। यहाँ पे विड्रॉल भी हो सकता है। विड्रॉल मतलब कि कोर्ट वहां से खुद को केस को निकाल ले, विड्रॉ कर ले। अभी मैं आपको पूरा समझाता हूँ। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें एक डायरेक्ट, प्लीज डायरेक्ट को लिखने की जगह छोड़ देना। जैसे आप सेक्शन 24 लिखेंगे, आपसे अभी आज सेक्शन 24 स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 24 सिंपल बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास में पावर है, क्यों क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है या फिर विड्रॉल कर सकती है किसी भी केस को। डन। और बाकी चीजें समझाऊंगा। एक केस का नाम लिखिए, विवेकानंदन निधि, विवेकानंदा निधि। विवेकानंदा निधि, श्रीमती आशिमा गोस्वामी। श्रीमती आशिमा गोस्वामी, 1999 सुप्रीम कोर्ट। लिखने स्टार्ट कीजिए इसमें, विवेकानंदा निधि वर्सेस श्रीमती आशिमा गोस्वामी, 1999 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, इट वॉज हेल्ड दैट, it was held that it was held that it was held that if the high court or district court, it was held that if the high court or district court under section 24 transfers or withdrawal, if the high court or district court under section 24 transfer or withdrawal, न्यायालय ने अभिनिर्देशित किया कि न्यायालय ने अभिनिर्देशित किया कि न्यायालय ने अभिनिर्देशित किया कि यदि कोई यदि कोई यदि कोई जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय, यदि कोई जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी वाद कोमा अपील, किसी भी वाद कोमा या अपील या प्रक्रिया को ब्रैकेट में लिखना, प्रक्रिया के बाद में लिखना कार्रवाई को जो कि उसके सामने लंबित है, जो कि उसके सामने लंबित है, उसे अंतरित या प्रत्याहरण किया जा सकता है बिना किसी सूचना के अन्य पक्षकारों को,
कोमा लगा के लिखना हालांकि, हालांकि लिखिए अंडर सेक्शन 24 ट्रांसफर और विड्रॉल्स, ट्रांसफर और विड्रॉल्स, any suit appeal or proceeding, any suit appeal or proceeding, any suit or appeal or proceeding which is pending before it, which is pending before it, which is pending before it, which is pending before it at any stage, at any stage, at any stage without giving any notice, without giving any notice, without giving any notice, without giving any notice to any of the parties, without giving any notice to any of the parties, without giving any notice to any of the parties, to any of the parties, to any of the parties, full stop. However, if such transfer, however, if such transfer, however, if such transfer or withdrawal, if done upon the application of party, however, if such transfer or withdrawal, if done upon the application of party, upon the application of party, then it is essential for the court, then it is essential for the court, then it is essential for the court to serve notice, to serve notice to all the parties, to serve notice all the parties, to serve notice all the parties, to serve notice all the parties. हालांकि, हालांकि यदि ऐसा अंतरण या, यदि ऐसा अंतरण या प्रत्याहरण, यदि ऐसा अंतरण या प्रत्याहरण, प्रत्याहरण, प्रत्याहरण पक्षकारों के आवेदन पर किया जाता है, पक्षकारों के आवेदन पर किया जाता है, पक्षकारों के आवेदन पर किया जाता है, तो उन्हें, तो उन्हें, तो उन्हें, तो उन्हें ऐसी सूचना देना आवश्यक है, 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 तो इन्हें ऐसी सूचना देना आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत? एक लाइन और लिख लीजिए, अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24 द ट्रांसफर और विड्रॉल कैन बी एट एनी स्टेज, अंडर सेक्शन 24 ट्रांसफर और विड्रॉल कैन बी एट एनी स्टेज। हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, धारा 24 के अंतर्गत, धारा 24 के अंतर्गत अंतरण या प्रत्याहरण, धारा 24 के अंतर्गत अंतरण या प्रत्याहरण, प्रत्याहरण मामले के किसी भी, मामले के किसी भी, मामले के किसी भी चरण में किया जा सकता है, मामले के किसी भी चरण में किया जा सकता है, मामले के किसी भी चरण में किया जा सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा वाइड जुरिस्डिक्शन होता है 24 के अंदर, ये भी याद रखिए। देखिए 24 के अंदर जुरिस्डिक्शन इतना वाइड है, ये केस में बताया विवेकानंद निधि में, केस 24 के अंदर जुरिस्डिक्शन इतना वाइड है कि अगर कोई मान लीजिए कोर्ट ट्रांसफर कर रहा है केस को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि केस विड्रॉल करके, या हाई कोर्ट को लगता है कि ये केस विड्रॉ करके जयपुर के बजाय जोधपुर की कोर्ट को ट्रायल करना चाहिए, क्या लगता है? जयपुर की कोर्ट के बजाय ये केस किसको ट्राई करना चाहिए? जोधपुर की कोर्ट को, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा वाइड है जुरिस्डिक्शन, आप बस ये बात याद रखिए, सेक्शन 24 का जो जुरिस्डिक्शन है इट इज वेरी वाइड। समझ में ये बात? मान लीजिए हाई कोर्ट में आप चले गए हो, तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है दैट इट कैन ट्रांसफर ए सर्टेन केस इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, मतलब एक जिले से दूसरे जिले में भी ट्रांसफर कर सकता है। विड्रोल का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांसफर का तो हम समझ गए, विड्रोल का मतलब क्या है? विड्रोल का मतलब बहुत सारे आगे वाले सेकंड क्लोज में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। 24 का ए पढ़िए, ट्रांसफर एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट, ये मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है ना, लिखा हुआ है। ऐसे किसी वाद अपील या अन्य कार्रवाई में, ये हमने लिख लिया केस के अंदर,
सेकंड पॉइंट में ये विड्रॉल एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड ट्राई टू डिस्पोज इट। क्या कर सकता है सर ये? विड्रॉल भी कर सकता है, जो कि सामने पेंडिंग है वो क्या कर सकता है। विड्रॉल का मतलब क्या है यहाँ पे, अब उसको समझाया बी क्लोज के अंदर कि प्रत्याहरण का मतलब क्या है। विड्रॉल ट्रांसफर का मतलब समझ में आ गया आपको कि ट्रांसफर करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह। विड्रॉल का मतलब क्या होता है ये बात समझिए। इसमें बताया यहाँ पे विड्रॉल का क्या मतलब होगा। प्रत्याहरण का मतलब ये होता है सर कि कोई भी अगर सूट चल रहा है, कोई भी वाद चल रहा है या अपील चल रही है या फिर कोई भी प्रक्रिया चल रही है किसी और कोर्ट के अंदर, वो चाहे तो खुद ट्राई कर सकता है वो कोर्ट, वहां से उसने केस को विड्रॉ किया है और मैं ट्राई करूंगा। ट्रांसफर में और उसमें अंतर होता है, सुनना कैसे। हाँ, विड्रॉ सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। नहीं नहीं, विड्रॉ के लिए भी आप लगा देते हो। ऐसा है, मान लीजिए जयपुर की कोर्ट में आपने केस सूट फाइल कर रखा है एंड दिस इज सांगानेर एंड दिस इज चाक सू चोमू, जो भी आपको समझना है इसको, ठीक है। पार्टीज चाहती हैं कि केस ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। पार्टी चाहती है केस ट्रांसफर हो जाए। मान लीजिए कल को कोई पार्टी ने चाहा कि सर केस आप यहां से इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो ये भी चीज पॉसिबल है। जहां पे भी विड्रॉल कर रहे हो आप, तो आप जो विड्रॉल कोई भी चीज को कर रहे हो तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकता है। जैसे उसका विचारण निपटारा खुद न्यायालय कर ले। कल को मान लीजिए आपने कोर्ट में लगाया, जयपुर ने बोला कि मेरे को खुद को करना है, तो वहां से यहां से किसको विड्रॉल करके इधर ले लिया। और ये सिर्फ सुओ मोटो नहीं होता, ये ट्रांसफर भी होता है। तो सेक्शन 24 और 25 का जो अभी 25 पढ़े गए वहां पे मैं आपको मेन डिफरेंस बताऊंगा। देखिए सेक्शन 24 और 25 में अंतर समझ लीजिए। 24 में तो क्या होता है ना सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, लेकिन सेक्शन 25 में हम किसकी बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुनना, यहाँ पे सुओ मोटो नहीं होता, मतलब स्व प्रेरणा से नहीं होता। बात समझ में आई? 25 में जब सुप्रीम कोर्ट का हम जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट खुद से नहीं करेगा ट्रांसफर, किसी ने पार्टी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन 24-25 में क्या होता है ना, सुओ मोटो भी होता है, स्व प्रेरणा से भी होता है, और पार्टीज एप्लीकेशन भी लगाती है। ये मेन डिफरेंसेस है जो याद रखना। कोर्ट के पास में इतनी वाइड पावर है यहाँ पे, जहां पे वो प्रत्याहरण करने की बात कर रहा है, तो आप इसको पढ़ेंगे सिंपल समझ में आएगा। ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, पढ़िए एक बार। ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, उसका विचारण निपटारा कर सकेगा। ट्रांसफर फॉर द ट्रायल और डिस्पोजल ऑफ एनी कोर्ट टू सबऑर्डिनेट और कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, मतलब जो भी कोर्ट क्या है सर, कॉम्पिटेंट है। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट लिखा है तो उसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है। ये जो यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट की बात कर रहा है, इस कॉम्पिटेंट का वही मतलब है जो कि सक्षमता से हम समझते हैं, जिसके अंतर्गत कौन से जुरिडिक्शन आते हैं? पिक्यूनियरी और विषय वस्तु संबंधी। अरे फैमिली कोर्ट का केस है, समझना बात। लड़का लड़की शादी करी जयपुर में, उनका मकान था जयपुर में, लड़के का भी मकान जयपुर में, लड़की का मकान जयपुर में, शादी भी करी जयपुर में, लव मैरिज। लड़के की जॉब थी जोधपुर में, शादी के बाद दोनों वहां रहे, और लड़की ने भी वहां पे कोई नौकरी पकड़ ली। वहां पे दोनों की अनबन होती रही, डिस्प्यूट दोनों पार्टी से पड़ा। लड़का जोधपुर छोड़ के आ जाता है वापस जयपुर, और लड़की वहीं नौकरी करती है और वहीं पर कंटिन्यू करती है, ठीक है ना। उसके लाइफ में कोई तीसरा आ गया, क्या बोलते हैं उसको, मैं उर्दू का शब्द बोलता था पहले, रकीब। उसके जिंदगी कौन आ गया? रकीब। रकीब मतलब समझते क्या होता है? उर्दू में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। उर्दू क्यों कहते हैं हम कि बहुत ही ज्यादा वो है, अरे कड़वी, मीठी नहीं, मीठा शब्द ही गलत है। बहुत ही नजाकत भरी भाषा है, मतलब आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत तहजीब है इस आदमी के अंदर। वहां पे जो थर्ड आदमी भी आ रहा है उसको भी सम्मान करने के लिए एक शब्द उन्होंने बनाया, वो है रकीब। तो उनके बीच में एक रकीब आ जाता है, तो लड़की वहीं कंटिन्यू कर लेती है नौकरी जोधपुर में ही, लड़का बेचारा सब छोड़ छाड़ के घर आ जाता है। मालूम पड़ता है 2 महीने बाद जब उसने केस फाइल किया है वहां पे क्रूरल्टी का, डाउरी का। बात समझ में आई? अब कोर्ट को ट्रांसफर करना है जोधपुर से, कोर्ट केस को आपने एप्लीकेशन लगा दी हाई कोर्ट में कि सर जोधपुर से केस ट्रांसफर किया जाए, कहाँ पे? जयपुर में। अगर कोर्ट ट्रांसफर भी करेगी तो 2 चीजों का ध्यान रखेगी, एक तो पेक्यूनियरी होना चाहिए और एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अब फैमिली कोर्ट को फैमिली कोर्ट में तो भेजेगी ना, ये थोड़ा नहीं कि सिविल कोर्ट में भेज देगी। तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि सक्षमता के न्यायालय ध्यान रखेगी,
और सक्षम कोड में न्यायालय भेजेगी। तो सक्षमता का मतलब समझ गए ना क्या होता है। देखिए बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता, अभी अपने पास मेंस लिखने आते हैं ना बच्चे, ये कुछ सवाल पूछ लिया मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय जुरिडिक्शन एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। बच्चों को समझ में नहीं लिखना क्या है इसमें। अभी बहुत ही फंडामेंटल सवाल हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दो दो बार इंटरव्यू दिए हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि हम कितना डीप में जा रहे हैं सीपीसी के। अभी सिर्फ 29 लेक्चर हुए हैं। जब आप 80-90 लेक्चर क्रॉस कर लेंगे तब आपको लगेगा कि वाह परम ज्ञान प्राप्त हो गया सीपीसी पढ़ के। तो सारे सब्जेक्ट उतने ही फिर आप समझेंगे धीरे धीरे। अभी मैं क्या बताऊं आपको, 30 सब्जेक्ट में तो बाकी कोचिंगों में सीपीसी खत्म हो जाता है, 2 बार रिवीजन हो जाता है। 30 लेक्चर में तो 29। अभी तो हमारा शुरू ही नहीं हुआ है। अभी कल मैं पेपर बना रहा तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार रेसिड्यू पढ़ाया नहीं इनको डेफिनेशन क्लोज भी नहीं पढ़ाया अभी तक, डिग्री नहीं पढ़ाया इन्हें। अभी कहाँ पढ़ा है ये सब। ये सब नहीं पढ़ाया अभी मैंने। नहीं अरे मेरा देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं कभी भी डायरेक्ट पे ऐसे नहीं चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ाया जा ही नहीं सकता है लोगों को। अरे सर लोगों के क्या होता है ना, इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल है। जैसे मैंने एफिडेविट पढ़ा दिया तो मैंने आपको साथ में उसके 138 पढ़ा दिया कि देखो 138 में भी तुमको चीज मिलेगी और सीआरबीसी में तुम जाओगे वहां पे भी तुमको ये चीज मिलेगी। इंटरकनेक्टेड प्रोविजन के साथ में चल रहे हैं। हूं नहीं कौन सा प्रोविजन है अभी बताओ तुम्हारे हूम बताया था मैंने उस दिन इंटरकनेक्टेड कर, हाँ लिखवाया था। और सीआरपीसी कौन सा बताया था? नहीं कुछ नहीं। अरे याद नहीं करनी, लिखवाया है आपको नोट्स में, याद नहीं करनी है, याद नहीं करना होता है। देखिए ज्ञान जो है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी अभी। 297 देखिए याद, ये सेम हम सीआरपीसी के पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका सेक्शन नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है ना इट वुड रिमेन सेम, वो तो इंटैक्ट ही रहेगा। आज ये कितना ही नागरिक संहिता ले आए या फिर जितना ही न्याय संहिता ले आए, आप एक्ट चेंज कर दो लेकिन उसकी जो मूल विचारधारा है वो थोड़ी बदलेगी। क्या सेक्शन 299 300 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे क्या सदोष मानव वध या फिर हत्या के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है क्योंकि उनको थोड़ी बदलोगे आप, वो तो सेम ही रहेगा। इट वुड रिमेन इंटैक्ट सेम। ठीक है वेरी गुड, तुम्हें याद रहा ये चीज। पढ़ाई तो करते हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है। मुझे इंतजार है अपने पहले आरजेएस का, जो आ जाएगा अभी आ जाएगा, क्योंकि उन पे भी उतनी मेहनत चल रही है। लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें थोड़ा सा। इसमें एक थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए डायरेक्ट को इसमें नोट कर लेना, मैं विड्रॉल पे नहीं जाऊंगा, विड्रॉल में समझाने लायक कुछ भी नहीं है। विड्रॉल जो सेकंड क्लोज है ना सर, उसको प्लीज बैरेट को नोट कर लेना, सेकंड क्लोज में समझिए। अब होता क्या है यहाँ पे, सेकंड जो क्लोज है वो ये बात करता है कि जहां पे भी आपने ट्रांसफर किया है विड्रॉल किया है, उसके पास में 2 पावर्स होती हैं। या तो वो चाहे तो जितना केस हमने वहां पे ट्रायल में हो गया था उसको वहां से कंटिन्यू कर ले। फॉर एग्जाम्पल प्लेंट रिटन स्टेटमेंट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज विवादों का स्थिरीकरण लिखित कथन वाद पत्र प्लेंटिव एविडेंसेस वादी के साक्ष्य डिफेंडेंट एविडेंसेस। और हमने बोला है कि सर किसी भी स्तर पर ट्रांसफर हो सकता है। हमने क्या बोला है, किसी भी स्तर पर किसी भी चरण पर ट्रांसफर हो सकता है, किसी भी स्तर पर कर लो, किसी भी स्टेज पर हमने ट्रांसफर बोला है। तो मान लीजिए केस ट्रांसफर हो गया डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद, क्योंकि इसमें तो कोई बार नहीं है ना कि कब ट्रांसफर होता है। इट्स वेरी वाइड स्पेस, कि कभी भी केस ट्रांसफर हो सकता है जिस भी कोर्ट को ट्रांसफर किया। जैसे मान लीजिए चोमू केस फाइल था और इस केस को ट्रांसफर कर दिया है सांगानेर में। अब सांगानेर कोर्ट चाहे तो शुरुआत से ट्रायल ले, सांगानेर कोर्ट चाहे तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज को यहां से ट्रायल ले, इश्यूज को दोबारा फ्रेम करके यहां से ट्रायल स्टार्ट कर दे,
उसकी जैसी इच्छा वैसे कर सकता है। और यही बात लिखिए सेकंड क्लॉज में, लिखिए इसमें, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट that transferee court, that transferee court either conduct either conduct either conduct either conduct the fresh trial, either conduct the fresh trial, that is de novo trial, that is de novo, that is de novo, that is de novo trial। लिखिए इसमें, लिखिए जिस भी न्यायालय को जिस भी न्यायालय को जिस भी न्यायालय को मामला अंतरित या प्रत्याहरित किया गया है, जिस भी न्यायालय को मामला अंतरित या प्रत्याहरित किया गया है या प्रत्याहरित किया गया है, तो यह उसका विवेकाधिकार है कि 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 वह उसका पुनः विचारण कि वह उसका पुनः विचारण पुनः विचारण कि वह उसका पुनः विचारण पुनः विचारण जैसे लिखेंगे ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो यहाँ पे लिखेगा डी नोवो ट्रायल, पुनः विचारण, पुनः विचारण, क्योंकि डी नोवो क्या है, एक बेसिकली मैक्सिम है। पुनः विचारण, डी नोवो ट्रायल, पुनः विचारण कर सकता है या उसी प्रक्रम में आगे की कार्रवाई कर सकता है, या उसी प्रक्रम में आगे की कार्रवाई कर सकता है, या उसी प्रक्रम में आगे की कार्रवाई कर सकता है। कहां तक लिखवाया था? आइदर स्टार्ट डी नोवो ट्रायल, फ्रेश ट्रायल, और proceed from the point from where it was transferred or withdrawn, from where it was transferred or withdrawn। हिंदी मीडियम में क्या लिखा है मैंने? कर सकता है जहां से उसका अंतरण या प्रत्याहरण किया गया था, जहां से उसका अंतरण या प्रत्याहरण किया गया था, जहां से उसका अंतरण या प्रत्याहरण किया गया था, जहां से उसका अंतरण या प्रत्याहरण किया गया था। एक इसका नाम लिखिए, अब्दुल गफ्फार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब्दुल गफ्फार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। गफ्फार नहीं है, इससे गफूर इससे गफूर। अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड लिखा क्या बैरक में? तो लिखा हुआ है ना कैसे? अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मेरे साथ भी आजकल वही हो गया है। वैसे वो मूवी नहीं थी क्या, रेडी में परेश रावल होता है, तो वो कहता है कि ये बुक मैंने कब लिखी, ये मैंने कब लिखवाया, वैसा हो गया मेरे साथ भी। हाँ, ये बुक मैंने लिखी, मुझे खुद को नहीं पता ये बुक मैंने लिखी। मेरा भी वैसा हो गया, अच्छा ये मैंने लिखवाया पहले, अच्छा मैंने कब लिखवाया ये। जी, अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2008 का केस है। इसमें लिखिए, even a preliminary issue can be withdrawn or transfer. Even a preliminary issue can be withdrawn or transfer. Even a preliminary issue can be withdrawn or transfer by High Court or District Court. By High Court or District Court. By High Court or District Court. Even a preliminary issue can be withdrawn or transferred by High Court or District Court. देखिए, प्रारंभिक विवादक भी अंतरित या प्रत्याहरित किए जा सकते हैं। प्रारंभिक विवादक भी अंतरित या प्रत्याहरित किए जा सकते हैं
जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट नोट कर लेना नेक्स्ट चॉइस 3 के लिए, और डायरेक्ट नोट करने के बाद में जो डायग्राम बना रहा हूं उसको चुपचाप बना लेना। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए प्रोग्राम को। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, सीनियर सिविल जज और सिविल जज। तो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, अभी क्या कहना चाह रहा है वो भी सुनिए। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडीजे मतलब क्या होगा यहाँ पे, एडिशनल, अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, सीनियर सिविल जज, सीनियर जज कनिष्ठ सिविल जज भी कह सकते हो, वरिष्ठ सिविल जज भी कह सकते हो, सिविल जज। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, 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 हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज can transfer or withdraw the case, can transfer or withdraw the case। न्याय की हित की रक्षा करने के लिए चली जाएगी और द सेम वुड हैपन।
डन। हिंदी में छूट गया था आप लोगों का। हाँ, हिंदी वाला नहीं लिखा था ना, एक बार रिपीट करना, क्या लिखवाया था? धारा 24 के अंतर्गत कार्रवाई को इन्वर्टेड कॉमा में कर देना। धारा 24 के अंतर्गत कार्रवाई में निष्पादन की कार्रवाई भी सम्मिलित है। निष्पादन की कार्रवाई भी सम्मिलित है। इंग्लिश में कहां तक लिखवाया था? अंडर सेक्शन 24 क्या लिखवा था? अंडर सेक्शन 24 प्रोसीडिंग्स, अंडर सेक्शन 24 प्रोसीडिंग को इन्वर्टेड कॉमा में करना। अंडर सेक्शन 24 प्रोसीडिंग्स shall include, under section 24 proceeding shall include execution proceeding also, execution proceeding also. हम ना बहुत ही थोड़ा सा समझना है इस चीज को। स्मॉल कोर्स कोर्ट क्या होते हैं, लघुवाद न्यायालय क्या होते हैं, इसको समझिए। अदरवाइज जो चौथा क्लोज है ना, समझ में नहीं आएगा। स्मॉल कोर्स कोर्ट क्या होते हैं, लघुवाद न्यायालय क्या होते हैं? सर वो कोर्ट होते हैं जिनको स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे भी मनी डिग्री करनी है आपको, इसमें हमेशा एडीजे बैठता है। कौन बैठता है? एडीजे या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है। ठीक है, मतलब सीजेएम नहीं बैठता है इसमें। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। समझाऊं मैं क्या? जैसे मान लीजिए एक केस चल रहा है स्मॉल कोर्स कोर्ट के अंदर। कहाँ चल रहा है? स्मॉल कोर्स कोर्ट में एक केस चल रहा है। या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया किसी अदर कोर्ट को। मान लीजिए वहां पे कोई एक ही स्मॉल कोर्ट था, इस एक ही स्मॉल कोर्स कोर्ट था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जिस कोर्ट में ट्रांसफर किया गया वो कोर्ट थी सीनियर सिविल जज की। किसकी कोर्ट थी? तो ये कहना चाह रहा है क्या, 23 का जो चौथा क्लोज है ये कह रहा है कि अगर आपने स्मॉल कोर्ट से ट्रांसफर किया है किसी दूसरी कोर्ट में, तो इसको भी क्या मान लिया जाएगा? डायरेक्ट पढ़िए, समझ में नहीं आए, समझ में आ जाए तो ये डायग्राम बना लीजिए। डायरेक्ट पढ़िए और ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाओ, समझ में आया तो। समझ में आया? ये एक्सेप्शन है। बेसिकली क्या होता है ना कि स्मॉल कोर्स कोर्ट में हमेशा एडीजे बैठता है। कौन बैठता है? एडीजे। अगर देखा जाए इसके आगे नॉट स्टैंडिंग नथिंग वथिंग कुछ लगाना चाहिए था इनको। देखिए एडीजी जो कोर्ट होता है, एडीजी की जो कोर्ट होती है, सुनिएगा, एडीजी की कोर्ट होती है हमेशा हायर कोर्ट होती है। सीनियर सिविल जज सीजेएम होता है। टेक्निकल बात बताऊं तो मैं एसीजेएम या सीजेएम क्रिमिनल की मैं बात करूं तो ये एडीजे नहीं है अभी तक। लेकिन अगर उस जिले में एक ही स्मॉल कोर्स कोर्ट है, उसमें से भी आप ट्रांसफर कर रहे हो मैटर को, तो दूसरी कोर्ट को ऑटोमेटिकली वो कर देंगे, चाहे वो सिविल जज का हो या चाहे वो सिंपल एडीजे की कोर्ट हो। समझ में आ रही बात? जिस भी कोर्ट में ट्रांसफर किया, या तो सिविल सीनियर सिविल जज में किया है या फिर किसी एडीजे की कोर्ट में किया है जो कि स्मॉल कोर्स कोर्ट नहीं थी। लेकिन इस केस के लिए उसको क्या मान लिया जाएगा? स्मॉल कोर्स कोर्ट। अब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है कि उसमें पिक्यूनिटी का ध्यान रखा जाएगा। लिखा है क्या उसमें कि धन संबंधी अधिकारिता का ध्यान रखा जाना चाहिए ट्रांसफर के लिए? कहीं लिखा हुआ है क्या? तो मतलब कहने का मतलब ये कि सिविल जज के पास भी हो सकता है ट्रांसफर, हो सकता है ना, कि लोएस्ट में भी भेज सकते हो आप उस कोर्ट को। यहाँ लिखा हुआ है क्या कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए कोर्ट? लिखा है क्या इसमें कॉम्पिटेंट के ऊपर कुछ? या कॉम्पिटेंट सक्षमता शब्द यूज किया है क्या जैसे ऊपर किया है? अरे जैसे क्लोज 2 में सक्षमता लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे सक्षमता लिखा हुआ है क्या? जैसे आप पढ़ेंगे 24 के पहले के ए में
कि सक्षम होना चाहिए, कि यहाँ पे सक्षम लिखा है क्या? ये एक स्पेशल प्रोविजन है, इसलिए मतलब इसमें ये नहीं बताया कि कौन सी कोर्ट में आप भेजेंगे, इसका मतलब ये है कि आप जहां भी भेजेंगे उसको स्मॉल कोर्स कोर्ट मान लो। समझ में आई? तो स्पेशल प्रोविजन क्यों हुआ, समझ में आई बात? हाँ, तो भी वो स्मॉल कोर्स कोर्ट है, किसी को भी भेजो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा तो वो भी स्मॉल कोर्स कोर्ट है, मतलब इसमें लिखा है कि आप किसी भी कोर्ट में भेजो, लिखा है ना इसमें, अगर आप इसकी वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट, द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट, ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा कोर्ट ट्राई कर रहा है। इट मे बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट, जो भी कोर्ट ट्राई कर रहा है वही कोर्ट स्मॉल कोर्स कोर्ट की पावर ले, उसके अंदर कौन सी कोर्ट की पावर आ जाएगी? स्मॉल कोर्स कोर्ट की पावर आ जाएगी। अच्छा प्रोविजन है ना? स्मॉल कोर्स कोर्ट की अपनी शक्तियां होती है, स्मॉल कोर्स कोर्ट के पास में एक स्पेशल पावर होती है। थोड़ा सा बताऊं मैं आगे का, एक बार थोड़ा सा ऑर्डर 37 का एक जिक्र करता हूँ। ऑर्डर 37 का जिक्र करते, प्लीज निकालना मत, देखो मत, समझ में नहीं आएगा। बहुत टफ ऑर्डर है ऑर्डर 37। उसमें क्या होता है ना, एक लीव टू डिफेंड होता है। बाकी केसेस में क्या होता है, सिविल केसेस में, जैसे अगर मैंने ऑर्डर 37 में फाइल किया है और या फिर मैंने सिंपल सेक्शन 9 में सिविल सूट फाइल किया, क्या किया? सिंपल सिविल सूट फाइल किया है, लेकिन एक और सूट फाइल किया है मैंने 37 में, इसको हम बोलते हैं स्पेशल सूट, मतलब विशेषवाद। और ये होता है सामान्यवाद, मतलब जनरल जो सब सूट फाइल कर रहे हैं। सुनना बात, क्या अंतर है दोनों में? थोड़ा सा अब आगे की कुछ क्लासेस में हम पढ़ेंगे इसको, अभी आगे की क्लास मतलब 50 60 70 क्लासेस के बाद में टॉपिक आएंगे। अभी 29 चल रहा है ना आज, आप समझ लीजिए हमारा जो सीबीसी खत्म होगा वो जनवरी तक खत्म होगा। जनवरी तो ज्यादा बोल दिया मैंने, अभी कौन सा महीना चल रहा है, 8वां महीना है। हाँ, तो मतलब अपना हो जाएगा, दिवाली तक खत्म हो जाएगा अपना, दिवाली तक। दिसंबर नवंबर में ना, क्या अक्टूबर में, डेट क्या है? तो नवंबर मिड तक ही खत्म हो जाएगा अपना सीपीसी, फिर सीआरपीसी उठाएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और सब खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो आपके माइनर जो था ना, माइनर के विद नोट्स सब खत्म हो चुका है, माइनर पूरे खत्म हो चुके हैं। बचे क्या क्या है? टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, मेजर 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 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जो टाइम लेते हैं, टेक्निकली टाइम लेते हैं। और जब तक नहीं होगा तो दूसरी क्लास में जो भी चल रहा है वो आपका रिवीजन होता रहेगा, और क्या। देखिए सिविल सूट क्या होता है, सिविल सूट का वाद क्या होता है, सामान्य सूट में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे प्लेंट फाइल करते हैं, वाद पत्र लगाते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट आपका एक फंडामेंटल राइट है। क्या है आपका? एक मूल अधिकार है कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना ही करना है, कोई रोक नहीं सकेगा आपको, that no one will stop you to file return statement, ठीक है, तो आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं इधर की स्पेशल सूट की, ऑर्डर 37 वाले सूट्स की, आपने सर यहाँ पे प्लेंट लगाई, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए पूछना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन, कि सर मैं सूट फाइल कर सकता हूँ नहीं कर सकता, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता हूँ नहीं कर सकता। दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ सूट। ऑर्डर 37 में देखिए कौन सा कोर्ट, कौन से कोर्ट को दिया हुआ है ऑर्डर 37 में, ऑर्डर 37 में कौन सा कोर्ट है? स्मॉल कोर्स कोर्ट के पास में बहुत सारी पावर्स होती है। अपने राजस्थान में नहीं है स्मॉल कोर्स कोर्ट, तुम टेंशन मत लो। राजस्थान में क्या नहीं है? लघुवाद न्यायालय, स्मॉल कोर्स कोर्ट राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह देखते हैं इनको। सिटी सिविल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, सिटी सिविल कोर्ट हमारे यहाँ नहीं है। अहमदाबाद में था, बॉम्बे में है, मद्रास में है, कोलकाता में है, सूरत में है, हमारे यहाँ नहीं है। तो जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे वहां पे उन्होंने स्मॉल कोर्स कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट बनाए। इन कोर्ट्स का पर्पस ये था कि जो फाइनेंशियल मैटर्स है उनको जल्दी डिस्प्यूट सोल्व हो। जो बच्चे पास आउट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, 7 8 9 महीने बाद जो बच्चे पास आउट हो जाएंगे और नेक्स्ट आरजेएस में कोई नया सब्जेक्ट ऐड होता है,
कोई नया सब्जेक्ट ऐड होगा तो उन बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अपने कोचिंग का एम फिक्स है, फीस एक बार दो और जज बनो। ऐसा नहीं फीस एक बार दो और फायदा जीवन भर लो। मेरे को फायदा लेके क्या करोगे, तुम लोग बनो। भाई मैं पेपर बनाता हूँ, एक बच्चे के लिए बनाऊं या 100 के लिए बनाऊं या 200 के लिए बनाऊं, मेरे लिए तो मेहनत उतनी है ना। लेकिन उससे बेनिफिशियल अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है वो आप लोग होने चाहिए। आप लोगों को सिलेक्ट होना है और आप लोगों को एग्जाम निकालनी है, ठीक है। जी समझ में आ गया। 25 का 5 पढ़िए एक बार। A suit or proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it. थोड़ी क्लास 10 मिनट ज्यादा खींच ले, क्योंकि नेक्स्ट वाला लेक्चर ही मुझे लेना है, ठीक है ना। 10 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा। एक नया टॉपिक है, उसी टॉपिक को एक्सटेंड करूंगा, मतलब फ्लो टूट जाएगा अभी। अब सुनिए बात। मान लीजिए एक सिविल कोर्ट में आपने सूट फाइल किया है, समझना है बात, यहां से समझने का काम करें। 5 चौथा क्लोज समझ में नहीं आएगा, समझने का काम कीजिए। देखिए इधर, मान लीजिए एक प्लेंट फाइल हुई थी, और प्लेंट फाइल होते ही इसने रिटन स्टेटमेंट में लिख दिया, किसने, प्रतिवादी ने लिख दिया रिटन स्टेटमेंट में कि इस कोर्ट के पास में क्या नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, अधिकारिता नहीं है, कोई सी भी अधिकारिता नहीं है इसके पास, ना पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, कोई सी भी एक हो सकती है। बोला इसने कि इसके पास पिक्यूनरी नहीं है, टेरिटोरियल नहीं है और सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मतलब ना धन संबंधी, ना क्षेत्राधिकार संबंधी और न ही विषय वस्तु संबंधी, तीनों इसके पास जुरिडिक्शन नहीं है। इसके पास में जुरिडिक्शन है, लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, इसके पास में अधिकारिता का अभाव है इस कोर्ट के पास में। आप देखेंगे एक प्रोविजन है, ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 10 या फिर ऑर्डर 23 रूल 1-3, दोनों प्रोविजन को जल्दी से देखिए। ऑर्डर 7-10 देखिए और ऑर्डर 23 रूल 1-3 देखिए। सात 10 में तो आपको दिख जाएगा कि भाई लौटाया जाना, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करने मतलब क्या कि सर पार्टी क्या करेगी ना, पार्टी क्या करेगी, या कोर्ट खुद से ही लौटा देगा कि आप उस कोर्ट में जाओ, फलाना कोर्ट में जाओ। इसके लिए जो भी नियम है हम बाद में पढ़ेंगे। ऑर्डर 7 रूल 10 A, B और C, हम इनको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इनको मत देखिए। अभी आप सिर्फ 23 देखिए, 23 रूल 1-3 देखिए एक बार। ऑर्डर 23 रूल 1 और 3 देखिए एक बार। समझ में आया बात कि पार्टी क्या कर सकती है, यहाँ पे विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। मान लीजिए इसको पता लग गया, जैसे रिटन स्टेटमेंट में लिखा कि इस कोर्ट के पास में जुडिक्शन नहीं है, अधिकारिता नहीं है, तो हो सकता ना कि भाई ये साहब ये खुद भी कोर्ट से परमिशन ले, और परमिशन लेके कोर्ट से परमिशन ले कि सर प्लीज मेरे सूट को विड्रॉ कर दो, मेरे को नए कोर्ट में जाना है। ये लिखा हुआ है ऑर्डर 23 रूल 1-3 में कि न्यायालय से आज्ञा ली, परमिशन लेने के बाद में आप नए कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हो। बात समझ में आई। अब आगे की कहानी समझिए और सुनिए थोड़ा सा। हम जिसकी बात कर रहे हैं इसमें यह है कि मान लीजिए कोई भी सूट और प्रोसीडिंग है जिसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत उस कोर्ट से भी ट्रांसफर हो सकता है जिसके पास में कोई जुरिडिक्शन नहीं है। जैसे ये जो कोर्ट है इसके पास में कोई जुरिडिक्शन है, तो ऐसे कोर्ट से भी आप ट्रांसफर और विड्रॉ कर सकते हो जिसके पास में कोई जुरिडिक्शन नहीं है। समझ में आई बात। मतलब चॉइस बहुत ज्यादा वाइड है अपने आप में। चॉइस ये भी बोलता है कि जिसके पास में जुरिडिक्शन है, मान लीजिए केस फाइल हो रखा है चोमू में और सांगानेर में, इनका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, जयपुर की कोर्ट है, तो चोमू के पास भी जुरिडिक्शन था और सांगानेर के पास भी जुरिडिक्शन था। लेकिन ट्रांसफर या विड्रॉल करने के लिए, अंतरण या फिर प्रत्याहरण करने के लिए जयपुर कोर्ट के पास में पावर है। लेकिन मान लीजिए किसी ऐसी कोर्ट में सूट फाइल कर दिया है जहां पे वो सूट कभी फाइल होना ही नहीं चाहिए था, तो वो कोर्ट भी आएंगे इसके अंदर। एग्जांपल देखिए एक बार, मैं 2 बात कर रहा हूं।
पहली बात तो ये कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए जयपुर में 2 कोर्ट्स के पास में पावर था, जैसे सांगानेर और ये चोमू, दोनों कोर्ट के में सूट फाइल हो सकता था, चोमू और सांगानेर दोनों में फाइल हो सकता था। आप चाहते हो कि इसको ट्रांसफर करना, मतलब और सूट कहां फाइल हो रखा है, सूट फाइल हो रखा है चोमू के अंदर, सूट कहां फाइल हो रखा है चोमू के अंदर। आप चाहते हो कि केस ट्रांसफर हो जाए, ऑलरेडी एक जुडिक्शन है वहां पे, ऑलरेडी एक अधिकारिता है वहां पे, तो सर ऑलरेडी कोर्ट के पास जुडिक्शन था, फिर भी वो फाइल हो गया। 24 के पास में ये भी पावर है कि आप ऐसी कोर्ट से भी ट्रांसफर कर सकते हो जिसके पास में जुडिक्शन है फिर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और 24 के पास ये भी पावर है कि अगर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई अधिकारिता नहीं है तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए सूट फाइल होना था सांगानेर में, सूट का फाइल होना था सांगानेर में, अब ये जयपुर है, ठीक है ना सर, लेकिन सूट कहां फाइल हो गया सर, सूट सांगानेर की जगह फाइल हो गया है निवाई में। निवाई किस में आता है, टोंक में। क्या निवाई के पास जुडिक्शन है क्या, कोई सा भी, न पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, ट्रेडर, कोई सा भी जुडिक्शन नहीं है उसके पास, तो भी आप 24/5 के अंदर फाइल कर सकते हो ट्रांसफर के लिए। कोई जुडिक्शन नहीं है तो भी आप जा सकते हो, कोई जुडिक्शन नहीं है तो भी आप जा सकते हैं। मतलब 24 ये भी बोलता है कि जुडिक्शन है तो भी जाओ, नहीं है तो 24/5 ये भी बोलता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो भी जा सकता है। और इसके साथ 2 प्रोविजन और है, ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 उपनियम 3 जो उसका है, ये 2 प्रोविजन भी आपके साथ पढ़ने पड़ेंगे, तो आप डायरेक्ट में नोट कर लीजिए, ये चाहे अलग से लिख लीजिए। बात समझ में आई। एक और पॉइंट मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। देखिए जब कभी भी जुरिक्शन नहीं होता कोर्ट के पास में, आप ये डायग्राम वगैरह बना रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सीपीसी में डायग्राम्स बनाना इंपॉर्टेंट है। जिसकी भी क्लासेस छूटी हुई है प्लीज आलसी और लापरवाही छोड़ दो। ये समझ लो कि अगर तुमने सीपीसी को नहीं अटेंड कर रहे या सीपीसी क्लासेस आपकी छूट रही है और आप फिर भी अगर उसको 3-3 4 दिन की छुट्टियों में भी नहीं ले रहे हो ना सर, तो याद रखना जीवन भर सीपीसी तभी समझ में आता है जब कोई पढ़ाता है। खुद से पढ़ सकते हो बाकी सब्जेक्ट, लेकिन सीपीसी नहीं पढ़ पाओगे, उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। और मैं बता रहा हूँ जब तक सिविल नहीं आएगा आप कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, सीपीसी नहीं आएगा कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। जैसे अगर किसी को राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास हो जाएगा, जज बन जाएगा। किसी को अगर कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं आता, किसी को जे समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीपीसी नहीं आता तो 15 नंबर का था इस बार सीपीसी, कितने नंबर का था, 15 का नंबर था, 15 से ऊपर क्वेश्चन थे सीपीसी के, बच्चों की हालत खराब हो गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा सिविल को ध्यान दीजिए। देखिए जब एक डायग्राम बनाना, अगर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता, नो जुरिस्डिक्शन, कोई अधिकारिता नहीं है, लिख लीजिए इसमें, यदि कोई अधिकारिता नहीं है, यदि कोई अधिकारिता नहीं है, अगर नो जुरिस्डिक्शन है, कोई अधिकारिता नहीं है, तो 3 सिचुएशन बनती है उस मामले में, 3 मामलों में 3 सिचुएशन बनती है, उसको समझिए एक बार। कैसी रही आप लोगों की घर पे राखी, अच्छी रही। अरे तुम लोग आ जाते तो राखी वाखी बांध देते मेरे, और मैं भी अकेला ही बैठा था, राखी के दिन भी आया था मैं, आई वॉज हियर, राखी के दिन भी मैं यही था, उसके नेक्स्ट डे भी मैं यही था, और इवन संडे को भी मैं आया था। अब अपन घर जाते तो है नहीं क्योंकि कोई असिस्टेंट है नहीं, तो अपन यहीं बैठे थे दिन भर, अपना काम कर रहे थे, पेपर बना रहे थे, बच्चों की कॉपीज चेक कर रहे थे, मेंस के पेपर्स ड्राफ्ट कर रहा था बच्चों के हैं अभी 31 तारीख को, मैं तो यहीं था पूरे दिन भर। तो कोई जुडिक्शन नहीं होने का मतलब, कोई क्षेत्राधिकार नहीं होने का, कोई अधिकारिता नहीं होने का क्या मतलब होता है, इसको समझिए। पहली बात तो ये होता है कि डिफेंडेंट के पास में 3 ऑप्शन है, मतलब किसी भी पार्टी के पास में, इसको पता लग चुका है कि उसके पास में कोई अधिकारिता नहीं है केस को लेके, उसके पास 3 ऑप्शन है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं फालतू सवाल, आपको लग रहा होगा ना, इंटरव्यू पूछते हैं कि अगर इफ देयर इज नो जुरिस्डिक्शन, आप प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ सर प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी पार्टी में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है तो क्या ऑप्शन है उसके पास में। बेसिक सवाल है, फंडामेंटल, तुम प्रैक्टिस करते हो, सिविल केसेस है, वो पूछेंगे सिविल प्रैक्टिस करते हो, हाँ पर करते हैं। क्या ऑप्शन है, पहला तो ऑप्शन है सर वो 24/5 की एप्लीकेशन लगा देगा, 24/5 की एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, ये 24/5 की एप्लीकेशन है,
चॉइस 5 की एप्लीकेशन इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, वादी या फिर पक्षकार, पक्षकार लिखिए, पक्षकार धारा 24(5) के अंतर्गत आवेदन करेंगे, पक्षकार धारा 24(5) के अंतर्गत आवेदन करेंगे। The parties can file an application. The parties can file an application. The parties can file an application under section 24 clause 5. The parties can file an application under section 24 clause 5. एक और लाइन लिखो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये प्रावधान सिर्फ वाद या कार्रवाई पर लागू होगा, न कि अपील पर। यह प्रावधान केवल वाद या कार्रवाई पर लागू होगा, न कि अपील पर। दिस प्रोविजन ओनली अप्लाइज अपॉन सूट और प्रोसीडिंग। दिस प्रोविजन ओनली अप्लाइज अपॉन सूट और प्रोसीडिंग एंड नॉट ऑन अपील। This provision only applied upon suit or proceeding and not on appeal. अपील पे क्यों नहीं लागू होगा वो भी सुनिए, क्योंकि सर अपील जो है ना सर, अपील के रिगार्डिंग कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात तो ये है, आपने गलत जगह अपील फाइल करी है, आपने गलत कोर्ट में आप अपील फाइल कर दियो जिसमें जुरिडिक्शन नहीं था, तो वहां से ट्रांसफर का कुछ नहीं होता, अपील कैंसिल होती है वहां सीधी। बात समझ में आई? अपील ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन वहां पे हो सकती है जहां पे आपने सही कोर्ट में फाइल कर रखी हो। अरे मेरे को अपील लगानी थी राजस्थान हाई कोर्ट में, मैं चला गया मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, या 24(5) में जा सकता हूँ क्या मैं? फिर 25 में जाना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट। मेरे को अपील फाइल करनी थी जयपुर कोर्ट में, मैं चला गया टोक के कोर्ट में, कौन बचाएगा मुझे? 7-10 तो प्लेंट पे लगता है, 7-10 किस पे लगता है? वाद पत्र पे लगता है। 7-10 के इस पे लगता है क्या? आप बोलते हो हाँ ट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, लेकिन जिसके पास में कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है वहां से ट्रांसफर और ये अपील में केस में फाइल नहीं होगा, ये बात समझिएगा, ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने लिखा ना सेक्शन 24 के पहले आज केस के अंदर कि अपील में भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां नहीं होगा वो, क्योंकि जिसके पास में कोई जुरिडिक्शन नहीं है वहां अपील के लिए कैसे फाइल होगा? सर अपील करनी थी नागौर में, कर दी है जोधपुर में। अपील कहां करनी थी? नागौर में। अपील कर दी है जोधपुर में, और फिर आप चाहते हो 24(5) की एप्लीकेशन लगा दें? ऐसा हो सकता है क्या? आपको अपील ट्रांसफर करनी है या दूसरी पार्टी से अपील ट्रांसफर करवानी है जिसका में जुरिडिक्शन नहीं है, जहां पे जुरिडिक्शन नहीं है अपील के मामलों में, वहां का प्रोसेस क्या होगा फिर? समझ में आ रही है? वहां का प्रोसेस ये, फिर हाईकोर्ट अप्रोच करो, हाईकोर्ट अप्रोच करके ट्रांसफर कराओ। गलत कोर्ट में अपील फाइल कर दी है, इसका जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन आप 24(5) में नहीं जाएंगे, क्योंकि 24(5) जो बात करता है वो उसकी बात करता है जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होती है, क्योंकि लंबित लिखा हुआ है ना इसमें, वो कार्रवाई जो लंबित है। लेकिन अपील वाले केस में नहीं होता जहां पे जुरिडिक्शन नहीं है। ये मुल्ला में पढ़ा था पॉइंट मैंने। कहां बेटा? मुल्ला में। मुल्ला इज ए वेरी थिक बुक, बहुत ऑथर बुक है, इसमें मैंने पॉइंट पढ़ा था। आई डोंट नो इतना कंसेप्चुअल पूछेंगे नहीं पूछेंगे आप लोगों से, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, अगर लिखिए इसमें, यदि प्रतिवादी ने लिखित कथन के अंतर्गत यदि प्रतिवादी ने लिखित कथन के अंतर्गत अधिकारिता न होने की प्रारंभिक आपत्ति दर्ज करवाइए। प्रारंभिक आपत्ति दर्ज करवाइए। If defendant raises a preliminary objection of lack of jurisdiction एरोब्रांगी लिखिएगा, तो वाद पत्र को लौटाया जाएगा। देन रिटर्न ऑफ प्लेंट
then return of plaint under order 7 rule 10, then return of plaint under order 7 rule 10। तो वाद पत्र को लौटाया जाएगा, तो वाद पत्र को लौटाया जाएगा आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत, आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत। लिखिए तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, जब कभी भी वादी स्वयं ही, जब कभी भी वादी स्वयं ही वाद को प्रत्याहरित करता है, जब कभी भी वादी स्वयं ही वाद को प्रत्याहरित करता है, wherever plaintiff himself, थर्ड पॉइंट लिखिए जल्दी से, wherever plaintiff himself withdrawn the suit, wherever the plaintiff himself withdrawn the suit, तो इसमें क्या आएगा सर, ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3, ऑर्डर 23 ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है ना। तो तीन सिचुएशन है, जहां पे भी ज्यूरिडिक्शन नहीं है, जहां पे भी क्षेत्राधिकारी नहीं है या फिर अधिकारिता नहीं है, तो वहां पे क्या है सर, ये तीन सिचुएशन लागू होती है। डन, निशान टाइम से आओ, लेट क्यों जाते हो। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।